तो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट तक। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा था? ये तीन तरह के रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था। एक तो हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, हैंडल इक्वल टू नल और अनडिफाइंड भी था, हमने देखा था। और हैंडल इक्वल टू कोई बॉडी, आई विल प्रोसेस दिस रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कोड में। अगला कोड कहता है कि इफ हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? चलो देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे नोट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। रिटर्न वैल्यू फॉल्स मीन्स दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट फॉर मी। मतलब कि यूज़र ने कोई दूसरा एंड पॉइंट हिट किया होगा, जैसे कि गेट हेल्थ उसने हिट किया होगा, या कोई भी वजह से हमारा ये जो फंक्शन है हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन, ज़रूरी नहीं कि एंड पॉइंट डिफरेंसेस की वजह से उसने फॉल्स रिटर्न किया है। रेट लिमिटिंग भी रीच हुई हो सकती है, या फिर मैक्सिमम बॉडी बाइट्स, या फिर कोई भी ऑथेंटिकेशन इज नॉट अलाउड, कोई भी हमारे रीज़न की वजह से जो हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट है इसने फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब है दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट फॉर मी। मतलब कि ये मैं जो फंक्शन हूँ, मतलब कि हैंडल ओपन ए आई एच टी पी रिक्वेस्ट, मैं इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल गेट हेल्थ, दिस हैंडलर ओनली सपोर्ट्स दिस। मतलब कि हैंडल ओपन ए आई एच टी पी रिक्वेस्ट, ये जो हैंडलर है इट विल ओनली सपोर्ट स्लैश वी वन स्लैश सेट स्लैश कंप्लीशंस राउट। ठीक, कोई और राउट को ये सपोर्ट नहीं करेगा, सो इट रिटर्न्स फॉल्स एंड अनदर हैंडलर कैन ट्राई। अगर इस हैंडलर ने मना कर दिया तो जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो किसी और हैंडलर के पास जाएगी और फिर उसमें चेक होगा। उसने नहीं मना कर दिया तो फिर किसी और हैंडलर के पास जाएगी, उसमें चेक होगा। सपोज हैंडल्ड इक्वल टू फॉल्स। तो अगर हैंडल इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे हमारा रिटर्न हुआ, हैंडल गेटवे पोस्ट स्टेशन एंड पॉइंट ने फॉल्स रिटर्न किया, हैंडल के अंदर फॉल्स आ गया, तो हैंडल ट्रिपल इक्वल टू बिकम्स ट्रू। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या हैंडल्ड फॉल्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो जो कोड है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर चला जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के, और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। एंड फंक्शन एग्जिट्स इमीडिएटली। ठीक है, हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स बिकम्स ट्रू, फंक्शन एग्जिट्स इमीडिएटली। अब अगला यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मान लेते हैं कि हैंडल इक्वल टू नल है या फिर अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे चेक होगा क्या हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स है, तो नल तो हमारा फॉल्स इक्वल नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे हमारा कुछ रिटर्न नहीं होगा और हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रू मीन्स आई हैंडल्ड दिस रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, मतलब कि इस रिक्वेस्ट को मैंने हैंडल किया। अब यहाँ पे हम यहाँ पर ही ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं। क्यों रिटर्न करवा रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन, ये जो इफ ब्लॉक है, ये तभी चलेगा जब हमारा हैंडल इक्वल टू नल है। अगर यहाँ पे हैंडल इक्वल टू फॉल्स हो गया तो यहीं पे रिटर्न कर जाएगा। और हैंडल इक्वल ट्रू का मतलब क्या है कि हैंडल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलेगा नहीं। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आया तो हैंडल के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर हम ऑब्जेक्ट पर नॉट लगाएंगे तो वो तो ट्रू हो जाएगा, वो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ये सिर्फ तभी चलेगा जब हमारा हैंडल्ड इक्वल टू नल है। और हैंडल्ड इक्वल टू नल का मतलब है कि इस रिक्वेस्ट को मैंने प्रोसेस तो किया है, लेकिन ये प्रोसेस हुई है, मतलब कि रिस्पॉन्स फिर मैंने कुछ भी भेजा हो, एरर भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, वो अलग बात है, लेकिन इस रिक्वेस्ट को मैंने प्रोसेस किया है। इसका मतलब ये है। A written value of true means I handled this request. Whether successful or with an error response, that is a different question. But suppose handled equal to null. If not of handled, it becomes true. If true, so return true. Function exits immediately. और कौन सा फंक्शन यहाँ पे exit होगा? Which function will get exit? Handle open AI HTTP request. This function will immediately exit. Okay. तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर डायग्राम में बना रखा है कि दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट फॉर मी। अगर हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद
हमारा हैंडल्ड इक्वल टू नल था। हैंडल्ड इक्वल टू नल में रिटर्न ट्रू आई हैंडल्ड दिस रिक्वेस्ट। लेकिन अगर हैंडल्ड के अंदर कोई हमारी एकदम प्रॉपर ऑब्जेक्ट आया है, कोई प्रॉपर बॉडी आई है, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कि ऑथेंटिकेशन भी था, रेट लिमिटिंग भी सही थी, राउट भी सही था, मैक्सिमम बॉडी बाइट्स भी रीच नहीं हुए थे, सब कुछ सही था, तो हैंडल्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो ना यहाँ पे रिटर्न होगा और ना यहाँ पे रिटर्न होगा, हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज हैंडल्ड के अंदर एक बॉडी है। नाउ इफ हैंडल्ड ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स इट विल बिकम फॉल्स, एंड हैंडल्ड नॉट ऑफ हैंडल्ड विल ऑल्सो बी फॉल्स। सो द कोड विल ऑल्सो नॉट गो इनसाइड दिस वन बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रू दी, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रूथ होते हैं, उनकी वैल्यू ट्रूथ होती है। तो एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज। Now the code starts extracting information from the request and preparing to run the OpenClaw agent। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक तरह से हमारे एंड हमारे जो फंक्शन है इस पे रिक्वेस्ट आई और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इस रिक्वेस्ट को मुझे प्रोसेस करना है या नहीं करना है। अब जैसे हमारा जो कोड हमारा इस पॉइंट पे आएगा, इसके बाद से यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर से, मतलब कि यूज़र ने मैसेज क्या भेजा है, वो एक्सटेंडेड थिंकिंग चाहता है नहीं चाहता है, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहता है, क्या क्या रोल भेजा है उसने, रोल यूज़र है, असिस्टेंट है। ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन क्लॉ जो एजेंट है उसको रन करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्स हैंडल्ड इक्वल्स टू हमारे पास ये वाला फंक्शन था हमारा पुराना। ठीक है, तो लाइकली इट रिटर्न समथिंग लाइक दिस कि बॉडी उसने रिटर्न करी होगी, मॉडल रिटर्न कर दिया, स्ट्रीम ट्रू। स्ट्रीम यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रीम और नॉन स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब है कि हमें यूज़र को स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स दिखाना है, मतलब कि जो वर्ड्स एलएलएम भेज रहा होगा वो वन बाय वन हमें दिखेंगे। ठीक है, और नॉन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि हम नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं कि जैसे यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा एलएलएम से, तो उसने कुछ वेट थोड़ा 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो भी टाइम लेना था उसने लिया और पूरा का पूरा आंसर एक बार में जनरेट करके दे दिया। उसने वर्ड बाय वर्ड जनरेट नहीं किया आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों केसेस को हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा हैंडल के अंदर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, आई विल प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेलोड होता है, पेलोड बोलते हैं हम इसको, कि हैंडल के अंदर जो भी बॉडी है उस पूरी बॉडी के जो बॉडी के अंदर जो भी अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं पेलोड। कि रिक्वेस्ट के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ये वाली बॉडी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको हम पेलोड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड अगर यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि जो हैंडल गेटवे पोस्ट है जेसन एंड पॉइंट है, इसने कुछ इस तरह से रिटर्न किया होगा यहाँ पर। सो हैंडल्ड डॉट बॉडी इज द जेसन सेंट बाय द क्लाइंट। सेंट बाय द क्लाइंट इन द सेंस जो यूज़र है उसने जो भी डिटेल भेजी है वो उठ करके पूरी की पूरी हैंडल्ड डॉट बॉडी के अंदर आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इज द जेसन सेंट बाय द क्लाइंट। व्हाट डज कोर्स रिक्वेस्ट डू, यहाँ पे एक कह लो एक प्रॉपर्टी है कोर्स रिक्वेस्ट। ये क्या करती है, इट्स जॉब इज डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, गो टू इट्स कोड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोर्स रिक्वेस्ट पे ले चलूँ उससे पहले जो भी बॉडी आई, जो भी हैंडल्ड के अंदर बॉडी है, जो भी इसने बॉडी रिटर्न करी है उसको हम कोर्स रिक्वेस्ट में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोर्स रिक्वेस्ट के अंदर ले चलूँ, ये भी हमारा सेम फंक्शन सेम की फाइल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज अ स्मॉल टाइप सेफ्टी चेकर फंक्शन। इफ समहाउ हैंडल डॉट बॉडी इक्वल्स टू नल और हैंडल डॉट बॉडी इक्वल्स टू हेलो इट रिटर्न्स एम्प्टी। कि अगर हैंडल, अब यहाँ पे हम जो हैंडल्ड डॉट बॉडी हमने निकाला था उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो पेलोड निकल के आया क्या वो सही है, क्या उसका फॉर्मेट सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हैंडल डॉट बॉडी अगर नल है, तो अगर हैंडल डॉट बॉडी नल है या फिर हैंडल डॉट बॉडी एक सिंपल सी स्ट्रिंग है तो हम एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, ये हमारा सही स्ट्रक्चर नहीं है। आप लोग सोचोगे कि ये भी हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये भी सही स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, हमारा सही स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है मॉडल क्या है, मैसेज क्या है, रोल है, कंटेंट है। तो हमारा सही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर सिर्फ हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग होगी तो वो भी गलत है। तो ये जो हमारा कोर्स वाला फंक्शन है, कोर्स रिक्वेस्ट
ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। कि अगर हमारे पास ये कोर्स रिक्वेस्ट नहीं होता और हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का डेटा होता तो हमारा जो कोड है वो क्रैश कर जाता। तो यहाँ पे उस क्रैशिंग को बचाने के लिए हम लोग इस कोर्स रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अननोन मीन्स, अननोन यहाँ पे कहाँ है, अननोन है यहाँ पे। तो हम वेल यहाँ पे पैरामीटर एज अ वेल इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि जो हमारा हैंडल डॉट बॉडी है वो कोर्स रिक्वेस्ट के अंदर पास हो रही है एज अ वेल। ठीक है, तो हैंडल डॉट बॉडी पूरा का पूरा कंटेंट वेल के अंदर आ जाएगा जिसका टाइप है अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है, आई हैव नो आइडिया व्हाट टाइप दिस वैल्यू इज। कि यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वेल के अंदर क्या आने वाला है, इसलिए उसको अननोन कर दो। ठीक है, अब क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में ये लोग टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर जगह टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें एरर शो होगा लेकिन कोड हमारा क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास टाइप एरर आएगा। तो इसलिए इन लोग ने हर जगह पर टाइप स्क्रिप्ट के लिए, टाइप स्क्रिप्ट की वजह से टाइप्स डिफाइन कर रखे हैं कि वेल का टाइप ये होगा। ओके, तो अननोन का मतलब होता है आई हैव नो आइडिया व्हाट टाइप दिस वैल्यू इज। इट कुड बी नल, नल हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, या फिर हमारा एक परफेक्ट बॉडी भी हो सकती है। टाइप स्क्रिप्ट फोर्सेज यू टू चेक एन अननोन वैल्यू बिफोर यूजिंग इट। टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको फोर्स करती है कि जो अननोन वैल्यू है वेल, इसको आप चेक करो बिफोर यूजिंग इट। ओके, अब इसके अंदर हमने कुछ फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है। फंक्शन कोर्स रिक्वेस्ट, ये पैरामीटर ये ले रहा है और इसका जो रिटर्न टाइप है उसको हम ऐसे कॉलन लगा के लिखते हैं, कॉलन ओपन एआई चैट कंप्लीशन रिक्वेस्ट। अगर मैं आपको इसके अंदर ले चलूँ तो ये हमारा एक टाइप है, मॉडल स्ट्रीम मैसेजेस यूज़र। मतलब कि सिंपल सा मतलब इसका ये है कि ये जो कोर्स रिक्वेस्ट फंक्शन है ये क्या रिटर्न करने वाला है, जो भी रिटर्न करेगा उसका स्ट्रक्चर इसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है, ओपन एआई चैट कंप्लीशन यहाँ पे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, मॉडल रिटर्न करेगा, स्ट्रीम रिटर्न करेगा, मैसेजेस रिटर्न करेगा, यूज़र रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हर जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क मतलब कि ऑप्शनल, कि मैं मॉडल रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अन स्ट्रीम रिटर्न कर सकता है, नहीं भी कर सकता, मैसेजेस रिटर्न कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड आता है ये वाला, इफ नॉट ऑफ वेल और टाइप ऑफ वेल नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट रिटर्न एम्प्टी, रिटर्न एम्प्टी करली ब्रेसेस। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो वेल वैल्यू आई, मतलब कि हैंडल डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास, यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, हाँ, हैंडल डॉट बॉडी के अंदर अगर हमारे पास नल आया तो नॉट ऑफ वेल क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ नल होता है ट्रू, क्योंकि वेल नल हमारा एक फॉल्जी वैल्यू है, उसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, इज ट्रू। सो हमारा ये एम्प्टी करली ब्रेसेस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग कि इफ नॉट ऑफ वेल, यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया, जैसे यहाँ पे ट्रू हो गया आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने यहाँ पे रिटर्न एम्प्टी ब्रेसेस कर दिया, हमारा जो कोड है वो क्रैश नहीं किया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे पास हैंडल डॉट बॉडी के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में हमारे पास हेलो है, अज्यूम कर लो, देन जो टाइप ऑफ वेल हम कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ वेल वो अगर हम टाइप ऑफ वेल करेंगे, वेल यहाँ पे हेलो है तो टाइप क्या हो गया इसका, स्ट्रिंग हो गया। एंड स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट से इसको कंपेयर करवा रहे हैं कि स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। तो क्या स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, हाँ है, ट्रू हो गया, ये वैल्यू हमारी ट्रू हो गई। और ये ट्रू हो गई तो कोड हमारा यहाँ पे चला गया और रिटर्न हमारा एम्प्टी करली ब्रेसेस हो गए। टाइप ऑफ वेल नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट इज ट्रू, देयरफॉर रिटर्न एम्प्टी करली ब्रेसेस। अगर हमारे पास हैंडल डॉट बॉडी के अंदर नॉर्मल नंबर आया होता, नॉर्मल नंबर वेल इक्वल्स टू 42 कुछ नंबर आया होता, देन टाइप ऑफ वेल हमारा नंबर हो जाता, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे भी हम एम्प्टी करली ब्रेसेस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हैंडल डॉट बॉडी है उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, हमको ना स्ट्रिंग चाहिए, हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको नल नहीं चाहिए, हमको अनडिफाइंड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो पास कर दो, वरना एम्प्टी करली ब्रेसेस रिटर्न कर दो। तो एक और यहाँ पे हमने इसका ट्रू का एग्जांपल लिया है कि अगर वेल के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, नाउ टाइप ऑफ वेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सो द इफ कंडीशन इज फॉल्स एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, नहीं, वो तो इक्वल है, तो यहाँ ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे चला ही नहीं, तो हमारा नीचे गया
नीचे पे क्या है, दिस इज कॉल्ड अ टाइप असर्शन, यू आर टेलिंग टाइप स्क्रिप्ट ट्रस्ट मी ट्रीट दिस ऑब्जेक्ट एज एन ओपन एआई चैट कंप्लीशन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो वेल हमारा हमारा हमने पास किया था हैंडल डॉट बॉडी, वो यहाँ से नॉर्मली रिटर्न हो गया। और एज ये हमने यहाँ पे टाइप सेफ्टी के लिए हम ये वाला टाइप यहाँ पे एज करके यहाँ पे लिख रहे हैं। हम बस टाइप स्क्रिप्ट को ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट मी ट्रीट दिस ऑब्जेक्ट एज एन ओपन एआई चैट कंप्लीशन रिक्वेस्ट, मतलब ट्रीट दिस ऑब्जेक्ट एज एन दिस इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमने कोर्स रिक्वेस्ट के बारे में देख लिया। वापस आ जाते हैं अपने मेन कोड में। ठीक है, वापस आ गए यहाँ पे मेन कोड में। तो हमारे पास हैंडल डॉट बॉडी हमने इसमें पास किया था और हमारे पास सही ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे पेलोड के अंदर आ गया। तो पेलोड के अंदर अब तक क्या आ गया होगा, पेलोड के अंदर कुछ इस तरह से होगा कि एक पेलोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर कुछ कुछ सेटिंग्स होंगी कि मॉडल इक्वल्स टू GPT-4। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यूज़र हो सकता है हमारे पास, और क्या सकता है, स्ट्रीम हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पेलोड आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला कोड आ जाता है हमारा। अगला कोड है हमारा ये वाला, कॉन्स्ट स्ट्रीम इक्वल्स टू बूलियन पेलोड डॉट स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम पेलोड में से अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं। पहला हमने निकाला स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या कर रहा है कि ओपन एआई सपोर्ट करता है, जो ओपन एआई की एपीआई है वो सपोर्ट करती है स्ट्रीम ट्रू या स्ट्रीम फॉल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से सपोर्ट करती है। तो एग्जाम्पल 1, अगर रिक्वेस्ट के अंदर स्ट्रीम ट्रू आई होगी तो रिजल्ट हो जाएगा स्ट्रीम ट्रू, कि हमारे पास पेलोड डॉट स्ट्रीम है, उसके अंदर कुछ इस तरह से आया होगा, लेकिन हमने उसको, इस ऑब्जेक्ट को हटा करके हम स्ट्रीम के अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स इन स्टोर करवा रहे हैं। कि अगर स्ट्रीम ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू स्टोर हो जाएगा, अगर स्ट्रीम फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, अगर रिक्वेस्ट में स्ट्रीम ट्रू आया है तो स्ट्रीम ट्रू स्टोर हो जाएगी। और एग्जाम्पल 2, रिक्वेस्ट में हमारे पास एम्प्टी आया है, मतलब कि यूज़र ने कोई स्ट्रीम भेजी ही नहीं, कि उसको मतलब ही नहीं क्या उसको स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स मिले या नॉन स्ट्रीमिंग मिले। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ कर रहा है, स्ट्रीम इक्वल्स टू फॉल्स बिकॉज बूलियन ऑफ अनडिफाइंड इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए बूलियन लगाया है, ये हर एक चीज़ को अंदर वाली जो भी हम पास कर रहे हैं उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम ट्रू था तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट हम एक ट्रू दी वैल्यू है तो बूलियन ने उसको ट्रू कर दिया। अगर यूज़र ने कुछ नहीं भेजा तो उसको खाली ऑब्जेक्ट मिला होगा, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रीम फॉल्स हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र ने कोई ऑप्शन चूज़ नहीं किया है कि उसको स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स चाहिए या नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही यहाँ पे हमने स्ट्रीम यहाँ पे लिख रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से भी इसको बना सकता हूँ कि स्ट्रीम के हमारे हमारे पास स्ट्रीम के दो मेथड्स हैं, या तो स्ट्रीम हमारा फॉल्स होगा या स्ट्रीम हमारा ट्रू होगा। इसको एक्स्ट्रा लार्ज से मीडियम स्मॉल कर लेते हैं, या मीडियम से भी। स्ट्रीम या तो हमारे पास फॉल्स हो सकता है या फिर स्ट्रीम हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फिर अगला आता है, हम यहाँ पे मॉडल को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे पास हमारा जो सारा का सारा डेटा है, जो पूरी की डिटेल है वो पेलोड के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर से हमने स्ट्रीम निकाली, अब हम निकाल रहे हैं मॉडल, कि कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू टाइप ऑफ पेलोड डॉट मॉडल ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क पेलोड डॉट मॉडल। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पेलोड डॉट मॉडल हमने निकाला, मतलब कि हमने फेच किया, अगर उसके अंदर कोई मॉडल है, उसके अंदर कोई मॉडल है इन द सेंस GPT-4, अगर उसके अंदर कोई एग्जिस्ट करता है मॉडल, तो उसका अगर हम टाइप निकालेंगे तो कोई स्ट्रिंग आएगा, और स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग, तो मतलब कि अगर यूज़र ने मॉडल का नाम भेजा है तो ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी ट्रू हो जाएगी, और ये ट्रू हो गई तो हम उसी मॉडल को यूज़ करेंगे जो यूज़र ने भेजा है। और अगर यूज़र ने नहीं भेजा तो पेलो डॉट मॉडल करने पे हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होता, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, और ओपन क्लॉ ये वाला यूज़ हो जाएगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम ओपन क्लॉ एजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, कि लेफ्ट जो कंडीशन है इसको हम चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो ये वाला यूज़ कर लो, मॉडल के अंदर पेलो डॉट मॉडल आ जाएगा, अगर ये फॉल्स है
ये वाली जो वैल्यू फॉल्स है तो मॉडल के अंदर ओपन क्लो यूज हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझा रखा है कि अगर क्लाइंट ने कोई मॉडल अपनी तरफ से भेजा कि उसको GPT-4 यूज करना है, तो यहाँ पे वही मॉडल हम लोग मॉडल के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसी मॉडल को हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स दिलवाने के लिए यूजर के क्वेश्चन का। लेकिन अगर यूजर ने कोई मॉडल ही चूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हम ओपन क्लॉ मॉडल को यूज करने वाले हैं डिफॉल्ट। दिस अलाउज ओपन क्लॉ टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल द क्लाइंट रिक्वेस्टेड। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने डायग्राम में समझा रखा है। मॉडल स्ट्रीम निकाल लिया, मॉडल निकाल लिया, तीसरी क्या चीज निकालते हैं हम, यूजर। मॉडल को हम आगे भी यूज करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए एक और चीज हमने जो निकाली है वो है यूजर। और यूज़र का मतलब क्या है कि अगर टाइप ऑफ पेलोड डॉट यूज़र एग्जिस्ट करता है तो यूज़र के अंदर उसका नाम डाल दो, वरना अनडिफाइंड। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, इट्स चेकिंग वेदर द रिक्वेस्ट कंटेन्स अ वैलिड स्ट्रिंग यूज़र आईडी। कि जो रिक्वेस्ट आई है, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी जो काम है वो पूरा का पूरा इसी रिक्वेस्ट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसी को हम एनालाइज कर रहे हैं, इसी में से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी डिटेल प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट है क्या वो वैलिड स्ट्रिंग यूज़र आईडी कंटेन करती है। मतलब कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या कुछ ऐसी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, यूज़र Alice123 या यूज़र Varun123 ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ, तो यूज़र के अंदर इसको डाल दो। इफ़ द रिक्वेस्ट कंटेन्स यूज़र 123 और एम्प्टी, देन यूज़र को अनडिफाइंड कर दो। ठीक है, मतलब कि हम सिर्फ स्ट्रिंग ही यूज़र में हम सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही चेक कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास अनडिफाइंड आया या ऑब्जेक्ट आया या नल आया या नंबर आया, तो उसको हम अनडिफाइंड स्टोर करवा देंगे कि यूज़र अनडिफाइंड है, यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता रिक्वेस्ट में। OpenAI allows clients to send user customer 42। इसका मतलब है कि जो OpenAI का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, जो OpenAI वाले फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग OpenAI स्टाइल फॉर्मेट ही बना रहे हैं। तो जो OpenAI है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता है, तो हम भी अपने कोड में इसी फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं कि अगर यूज़र स्ट्रिंग आई है तो यूज़र का नेम रखो, वरना उसको अनडिफाइंड मेंशन कर दो। This helps identify users, separate conversations, track usage, maintain memory और session state। कि जो भी यहाँ पे यूज़र आया है उसके करस्पॉन्डिंग हम यूज़र्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग यूज़र्स के लिए उनकी अलग अलग कन्वर्सेशंस को सेपरेट कर सकते हैं, और किस यूज़र ने कितना टोकन्स यूज़ किए हैं और कितने टोकन्स उसके बचे हैं, हम उसकी यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं, और उसकी मेमोरी या सेशन स्टेट को भी ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे इसी यूज़र की मदद से। ठीक है, तो हमने पेलोड में से स्ट्रीम निकाल लिया, मॉडल निकाल लिया, यूज़र निकाल लिया। अब बारी आती है मैसेज की। मैसेज मतलब कि जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक मैसेज जो यूज़र ने भेजा है हमारे एजेंट को, हम उसको यहाँ पे फेच कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेलोड में से। तो उसके लिए कोड कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिखा है, कॉन्स्ट एजेंट आईडी इक्वल्स टू रिजॉल्व एजेंट आईडी फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये एक नया फंक्शन है। ये क्या करता है इसको हम अभी देखते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो कि ये हमारी एजेंट आईडी है, और मैं यहाँ पे गलत बोल गया, ये हमारा मैसेज नहीं है, मैसेज हमारा आगे आएगा। मैसेज हमारा है यहाँ पर, मैसेज हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से दिखा रखा है एजेंट आईडी। यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं, रिजॉल्व विच एजेंट शुड हैंडल द रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट के अंदर मैसेज होगा, और उस मैसेज होगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ काम होना होगा, जैसे कि कोई टूल हमें इनिशिएट करना हो, या फिर हमें कोई वेब सर्च से डेटा निकाल के लेके आना हो। ठीक है, तो अलग अलग काम हमारे एग्जीक्यूट होंगे उस मैसेज के करस्पॉन्डिंग। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या करती है, इट रिजॉल्व्स विच एजेंट शुड हैंडल द रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ओपन क्लॉ डिसाइड कर रहा है कि कौन से एजेंट को हमें, इस रिक्वेस्ट को किस एजेंट के पास हमें भेजना है, और कौन सा एजेंट इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। व्हाट इज एन एजेंट आईडी? व्हाट इज एन एजेंट आईडी? एजेंट आईडी क्या होती है? थिंक ऑफ एन एजेंट एज स्पेसिफिक AI असिस्टेंट, पर्सोना और वर्कर। एग्जाम्पल्स, जनरल असिस्टेंट, कोडिंग एजेंट, रिसर्च एजेंट, सपोर्ट एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने इमेजिन करो कि एक पूरा का पूरा कोड उठा करके यहाँ पे ChatGPT को दे दिया,
ठीक है, अब चैट जीपीटी को दे दिया इन द सेंस, उस अब मान लेते हैं कि चैट जीपीटी के पास मल्टीपल एजेंट्स हैं। एक एजेंट का काम है जनरल असिस्टेंट, कोडिंग एजेंट, दूसरा एजेंट है कोडिंग एजेंट, तीसरा है रिसर्च, चौथा है सपोर्ट। अब यहाँ पे हमें साफ साफ कॉमन सेंस से पता चला है कि हमने कोड कोड भेजा है, तो हमें यहाँ पे एक कोडिंग एजेंट चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जनरल असिस्टेंट चलाएंगे या रिसर्च एजेंट चलाएंगे तो वो उस हिसाब से उतना करेक्ट आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएंगे जितना हमारा कोडिंग एजेंट कर देगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसको हमने बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज आया है, इसको अगर हम इसी एनालॉजी को अपने ओपन क्लो में समझें, तो जो भी मैसेज आया है ओपन क्लो के पास, तो ओपन क्लो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन से एजेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। कि हमें, जो यूज़र है उसने कोई कोड भेजा है, कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट भेजा है, या जो यूज़र है वो जनरल क्वेरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ओपन क्लो डिसाइड करेगा कि कौन से एजेंट को चूज़ करना है। और हर एजेंट की करस्पॉन्डिंग एजेंट की आईडी होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर ले चलूँ, रिजॉल्व एजेंट आईडी, तो इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा HTTP यूटिल्स फाइल के अंदर हमारे पास ये छोटा सा कोड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिजॉल्व एजेंट आईडी है, यहाँ पे हमारा पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, क्या पैरामीटर्स ले रहा है, ये रिक्वेस्ट ले रहा है और मॉडल का नेम ले रहा है। ठीक है, और इसके अंदर ये मल्टीपल फंक्शंस को अलग कॉल कर रहा है, रिजॉल्व एजेंट आईडी फ्रॉम हेडर, रिजॉल्व एजेंट आईडी फ्रॉम मॉडल। ठीक है, और ये हमारी एक दूसरी फाइल है, तो इस फाइल को हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एजेंट आईडी आई है, वो कहाँ से आई है, वो रिजॉल्व एजेंट आईडी से आई है, तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और एक इसकी एरो लगा देंगे कि ये जो एजेंट आईडी है वो इस फंक्शन से आ रही है, और इस फंक्शन के अंदर क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो हम ओपन ए आई -http.ts फाइल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, अलग अलग जैसे जैसे फाइल्स आती हैं उनको पढ़ते रहेंगे, तो हमारी ये वाली फाइल रह जाएगी। ठीक है, जब हमारा ये पूरी फाइल हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम धीमे धीमे करके जो भी कनेक्टेड कोड है उनको भी समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि ये जो रिजॉल्व एजेंट आईडी है इसका कोड कुछ और है। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे, और अभी के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे पास अभी अज्यूम करके चलो कि हमारे पास एक एजेंट आईडी आ गई कि ओपन क्लो एजेंट ने ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लिया मैसेज को पढ़ के कि कौन सा एजेंट यहाँ पे हमें रन करना होगा, और यहाँ पे एजेंट की आईडी आ गई। ओके, फिर अगला आता है हमारे पास सेशन की। ये भी हमने यहाँ पे एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बना रखा है अभी के लिए, बाद में इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये एक सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने एजेंट आईडी निकाल ली, उसके बाद हम यहाँ पे सेशन की को बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ कोड इस तरह से लिखा हुआ है कि कॉन्स्ट सेशन की, ये एक वेरिएबल है। ये हमने एक फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट, एजेंट आईडी और यूज़र, इन तीनों चीज़ों को पास किया। इन तीनों चीज़ों को ही क्यों पास कर रहे हैं, ये हम अभी नोट्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए, और अगर मैं आपको इसको कोड को ओपन करके दिखाऊं, तो इसके कोड में कुछ इस तरह से है। रिजॉल्व ओपन एआई सेशन की कुछ इस तरह से काम करता है। इसके अंदर ये एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ, तो ये हमारे HTTP यूटिल्स के अंदर है, रिजॉल्व सेशन की। तो अभी के लिए हम इसको तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम इसी फाइल पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको भी कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास रिजॉल्व ओपन एआई सेशन की है, और जो रिक्वेस्ट है रिजॉल्व होके मतलब ये जो फंक्शन है ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक सेशन की जनरेट करेगा, और इसका कोड कुछ कहीं अलग लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, कि इसको हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, तो डायग्राम को अभी के लिए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोग यहाँ से आए थे, हैंडल ओपन ए HTTP रिक्वेस्ट, फिर हम यहाँ पे गए, हमने हैंडल देख लिया, हमने पेलोड में से अपना डेटा निकाल लिया, फिर हम यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ों पे अभी काम कर रहे हैं, जैसे एजेंट आईडी और सेशन की। ठीक है, मैसेज पर इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम फिर से आ जाते हैं अपने जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अभी के लिए एक ऐसे अज्यूम कर लो कि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट, एजेंट आईडी यूज़र को भेज रहे हैं।
ये इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें, ये फंक्शन हमें सेशन की जनरेट करके दे रही है। नोट्स में देख लेते हैं हमने क्या लिख रखा है, बिल्ड द सेशन की। यहाँ पे हमारी सेशन की बिल्ड हो रही है और सबसे पहले देखते हैं आखिर सेशन होता क्या है। A session represents an ongoing conversation. For example, user sends, "My name is Varun," then later, "What's my name?" The AI can only answer correctly if both messages belong to the same session. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूँ, तो अगर मैं चैट जीपीटी पे खोल के यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज रिकर्जन, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा एक सेशन जनरेट हो गया। देख पा रहे हो आप, एक सेशन जनरेट हो गया। अगर मैं इसको ये एक तरह से, ये एक आईडी है और ये जो हमारा चैट विंडो है ये एक सेशन है हमारा। अगर मैं इसको रिलोड भी कर दूंगा तो भी हमारी ये आईडी चेंज नहीं होगी और सेशन भी हमारा वही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक और कोई मैसेज भेजता हूँ, एक्सप्लेन डीपी, तो ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन डीपी, ये भी इसी सेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सेशन है, एक सेशन एक कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। आप लोग ऐसे समझो, ये एक सेशन, एक कन्वर्सेशन, दूसरा कन्वर्सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा कन्वर्सेशन, तीसरा सेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑनगोइंग कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल, यूजर ने एक क्वेश्चन भेजा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भेजा, और एआई तभी करेक्टली आंसर कर पाएगा इफ बोथ मैसेजेस बिलोंग टू द सेम सेशन। और जो हमारा एलएलएम्स होते हैं वो एक सेशन की कन्वर्सेशन की मेमोरी को याद रखते हैं। ठीक है, कि अगर मैंने कोई और क्वेश्चन पूछा तो जो हमारा एलएलएम है उसको याद है कि इस सेशन में क्या क्या कन्वर्सेशन चल रही है और उसके करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट दे सकता है। अब ये तो बात हो गई सेशन की। अब हम बात करते हैं सेशन की क्या होती है। सेशन की इज सिंपली एन आइडेंटिफायर, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे बताया था, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक यूनिक आईडी है जो कि इस कन्वर्सेशन के जनरेट के लिए जनरेट हुई है। अगर पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति चैट जीपीटी पे कोई सेशन क्रिएट करता है, कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, उसको ये आईडी मिलेगी ही नहीं। ये एक यूनिक आईडी है। ठीक है, सेशन की इज, और ये हमारी, इसी को हम बोल देते हैं सेशन की। ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्ट के तरीके से भी समझते हैं। अ सेशन की सिंपली एन आइडेंटिफायर एग्जांपल, ये एक हमारी यहाँ एग्जांपल के लिए हमने ये दे रखा है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए ये दे रखा है कि ये हमारी एक सेशन की है, या फिर ये हमारी एक सेशन की है। द सेशन की टेल्स ओपन क्लो स्टोर एंड रिट्रीव कन्वर्सेशन हिस्ट्री हेयर। तो अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं दूसरी विंडो में पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये सेशन की ही हमें बता रही है। सेशन की ही ओपन क्लॉ एजेंट को बताएगी कि उसको कौन सी हिस्ट्री फैच करके लेके आनी है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में इसी की करस्पॉन्डिंग, ये जो पूरी कन्वर्सेशन है इसी की करस्पॉन्डिंग स्टोर होगा। तो जैसे ही मैंने ये हिट किया यूआरएल, तो डेटाबेस में ये वाली की सर्च हुई, ये वाली की सर्च हुई, इसकी करस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी कन्वर्सेशन उठ के मेरे सामने आ गई। अब हम यहाँ पे एजेंट आईडी को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग एजेंट आईडी पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही नोट्स में हमने समझा है कि हम यहाँ पे एजेंट आईडी क्यों पास कर रहे हैं, हमें एजेंट आईडी पास करने की जरूरत क्या पड़ी। बिकॉज वन यूजर मे टॉक टू मल्टीपल एजेंट्स। हमारा एक जो यूज़र है वो मल्टीपल एजेंट से बात कर सकता है। एग्जांपल, मैं कोडिंग एजेंट से बात कर रहा हूँ, मैं रिसर्च एजेंट से भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोड भी चल रहा है, मेरी रिसर्च भी चल रही है। दोज शुड हैव डिफरेंट हिस्ट्रीज। ठीक है, तो उन दोनों के पास उनकी अपनी अलग अलग हिस्ट्रीज होनी चाहिए, दोनों मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे एजेंट आईडी को, एजेंट आईडी एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं कि अगर एजेंट आईडी अलग है तो कन्वर्सेशन अलग क्रिएट करो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अगर हम एजेंट आईडी सेंड नहीं करते तो मल्टीपल एजेंट्स जो कि एक ही यूज़र को बिलोंग करते हैं उन सब के लिए सेशन एक ही बनता, कन्वर्सेशन हिस्ट्री एक ही चल रही होती और फिर हमें जो आउटपुट उसी हिसाब से मिलता और सही नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मैं एक ही एजेंट को अपने सारे काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक एजेंट को अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक एजेंट को अपने कोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एजेंट आईडी पास करते हैं। अगर आप लोगों ने डीपी पढ़ा हो तो डीपी में हम लोग उन पैरामीटर्स को पास करते हैं जो चेंज हो रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज हो रही है, यहाँ पे एजेंट आईडी चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे एजेंट आईडी चेंज हो रही है हमें अलग अलग सेशंस क्रिएट करवाने हैं। फिर दूसरा यहाँ पे यूज़र, वाई इंक्लूड यूज़र, यहाँ पे हम यूज़र क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मल्टीपल यूज़र्स में यूज़ द सेम सर्वर। ठीक है, जो हमारा लोड बैलेंसर, अगर आप लोग लोड बैलेंसर के बारे में जानते हो तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है लोड बैलेंसर पे वो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी या भी जो भी हमने कंडीशन लगा रखी है
रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पे राउट करता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल यूजर्स को वो सेम सर्वर पे राउट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल एलएसपी सेम सर्वर पे जा रहा है, बॉब भी सेम सर्वर पे जा रहा है और चार्ट सेम सर्वर पे जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग यूजर्स हैं तो तीनों की अलग अलग सेपरेट कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। तो सेपरेट कन्वर्सेशन है मतलब सेपरेट सेशंस चलने चाहिए। सेपरेट सेशन है मतलब कि सेपरेट सेशन की चलनी चाहिए। ऑल नीड सेपरेट कन्वर्सेशंस विदाउट सेशन कीज। इमेजिन एलिस एलिस ने बोला हमारे चैट जीपीटी को या ओपन क्लो एजेंट को कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, और बॉब ने फिर करस्पॉन्डिंग थोड़ी देर बाद बॉब ने पूछा कि मेरा फेवरेट कलर क्या है। अब सेपरेट सेशन नहीं होंगे तो बॉब को मिल जाएगा, बॉब को क्या रिस्पॉन्स आएगा कि तेरा फेवरेट कलर ब्लू है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो डेटा एलिस का है। तो क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास यूज़र चेंज हो रहे हैं तो हमें कन्वर्सेशन भी चेंज करवानी है, अलग अलग सेशंस क्रिएट करने हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि अलग अलग यूज़र्स हैं तो हमें उन सारे यूज़र्स को सेपरेट रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेशन की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेशन की बात होगी कि सेशन की कैसे बिल्ड होती है। तो उसके लिए कोड ये रहा। ठीक है, इसको हम डीप डाइव बाद में करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा मैसेज। यहाँ पे हम पेलोड डॉट मैसेज को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं और उसको बिल्ड एजेंट में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये जो एजेंट वाली चीज़ है, ये जो मैसेज वाली चीज़ है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ने सेशन की देख लिया, एजेंट आईडी के बारे में देख लिया, और क्या क्या देख लिया था, यूज़र के बारे में देख लिया, मॉडल के बारे में देख लिया, स्ट्रीम के बारे में देख लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर में देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग मैसेज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो मैं ऐसे समझा रहा हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग चाहो कि मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक गूगल डॉक में ये पूरा जो कोड है उसको कॉपी करके गूगल डॉक में रख दूंगा और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और इस आर्किटेक्चर डायग्राम की भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।